आदरणीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में यहाँ जितने भी लोग विराजमान है, मैं बैठा बैठा आपके चेहरे देख रहा था, सभी अच्छे वक्ता भी हैं, अच्छे जानकार भी हैं। और मैं सोचता हूँ ये वक्ता प्रशिक्षण शिविर ही है, तो मुख्य वक्ता अभिनव प्रकाश जी भी आपके सामने कुछ ऐसे मंत्र भी देंगे जो आप सबको जनता के बीच में ले जाकर पहुंचाना है। बाबा साहब के जीवन से लेकर अंतिम श्वास तक जो कुछ भी घटनाक्रम हुए उसकी जानकारी आप सबको है, और ये भी जानते हैं कि वो बहुत मेधावी थे, और मेधावी थे तो अब आर्थिक स्थिति तो मजबूत नहीं थी। आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी तो कई मेधावी प्रतिभाएं छुप जाती है, लेकिन बड़ौदा के गायकवाड़ परिवार ने, महाराजा ने, और उस प्रतिभा को देखा, समझा कि यह प्रतिभा देश को कुछ दे सकती है, दुनिया में हमारे हिंदुस्तान का नाम रोशन कर सकती है। उन्होंने यह महसूस किया तो इस प्रतिभा को आगे बढ़ने का एक अवसर प्रदान किया। प्रतिभा तो प्रतिभा थी, जब एक बार अवसर मिल जाए तो प्रतिभा तो अपनी प्रतिभा दिखाएगी, और उन्होंने एक ऐसा हमारे हिंदुस्तान को ऐसी एक उपलब्धि दे दी कि जब देश आजाद हुआ तो अब क्या करें, कैसे चलेगा देश, व्यवस्थाएं कैसी होगी, कौन सा कानून मानना है, अंग्रेजों ने जो व्यवस्था की उसको मानना है। उस समय कई विचार चल रहे थे इस दुनिया में, कहीं पर साम्यवाद था, कहीं पर समाजवाद की ढोल पीट रहे थे, कहीं पूंजीवाद था, सबकी अलग अलग सामाजिक व्यवस्थाएं थी। और उन सब में हम क्या करें, भारत में कैसे व्यवस्थाएं चलेगी, लोकतंत्र कैसे चलेगा हिंदुस्तान में। पहले राजतंत्र था, अब राजतंत्र से परिवर्तन होकर के लोकतंत्र में आए। ये व्यवस्था हमने स्वीकार की कि हम तो लोकतांत्रिक तरीके से शासन व्यवस्था चलाएंगे, तो लोकतंत्र चलेगा कैसे। तो उस समय कई मतलब विद्वान लोग एकत्रित हुए, कई विचार विमर्श हुए, कई प्रबुद्ध नागरिकों ने, प्रबुद्ध नेताओं ने अपनी अपनी व्यवस्थाएं देने का काम किया। कईयों ने तो कहा कि हमें इस तरीके से चलना चाहिए, किसी ने दूसरे तरीका बताया। तो उस समय हमारे भारत के संविधान का निर्माण करने में आदरणीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो महती भूमिका निभाई, वो हम सब के लिए एक अनुकरणीय देन है। वो एक ऐसी व्यवस्था है, सामाजिक समरसता का भाव जिसमें है, जिसमें सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव है, जिसमें वसुधैव कुटुंबकम का भाव है, और उसी में ये व्यवस्थाएं भी है कि किस प्रकार से कैसा व्यवहार किया जाए, किस प्रकार से समाज का उत्थान किया जाए, किस प्रकार की कानून व्यवस्था हो जिसका पालन करने से एक व्यवस्थित दिनचर्या जीवन में आदमी की बनेगी। इन सब का समावेश किया गया। कौन किस प्रकार से अपराध करता है, कौन क्या काम करता है, उसको किस प्रकार से कहीं प्रताड़ित भी करना पड़े, कहीं सम्मानित भी करना पड़े, कहीं दंडित भी करना पड़े, कहीं प्रोत्साहित भी करना पड़े, ये सब व्यवस्थाओं का सन्निहित है हमारे संविधान के अंदर। और हमने बाबा साहब अम्बेडकर जी द्वारा दिए गए इस संविधान को, जिसका लेखन सूचीबद्ध करना, जिसको व्यवस्थित करना, किस देश में से कौन सी अच्छी चीज थी उसको अंगीकार करना, कौन सी गलत बात थी उसको छोड़ना, कौन सा उच्च आदर्श व्यवहार हो सकता है उसको इसमें सम्मिलित करने का काम आदरणीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने किया। वो हमारे लिए एक ऐसी रचना है कि जिससे हम सही तरीके से जीवन यापन कर सकते हैं।
जिससे सही तरीके से हम प्रत्येक नागरिक का जीवन स्तर मजबूत करने का काम कर सकते हैं, जिससे हमारी दिनचर्या सुव्यवस्थित हो सकती है। ऐसा हमारा ये संविधान है। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा दिया गया हमारा संविधान। हमारे ये प्रबुद्ध तो थे, प्रतिभाशाली थे, लेकिन उस समय आपको मालूम है प्रतिभाओं से कई लोगों का थोड़ा यूं वो भी होता है कि ये प्रतिभा आगे बढ़ जाएगी तो मैं पीछे हट जाऊंगा, ये भाव होता है लोगों में। तो उस समय जब देश आजाद हुआ तो तत्कालीन हमारे नेता थे, हालांकि ये भी मंत्रिमंडल में थे, लेकिन ये कोई भी बात रखते थे ना तो तर्क संगत तरीके से रखते थे। हमारे उस समय के प्रधानमंत्री नेहरू जी कोई बात रखते थे और फिर जब मंत्रिमंडल के और सदस्य हाँ में हाँ मिलाते थे तो बाबा साहब नहीं मिलाते। बाबा साहब को लगता था कि ठीक है तो हाँ बढ़ते थे, ठीक नहीं है तो ना कर देते थे कि नहीं ये नहीं हो सकता। तब ये ना किसको स्वीकार है? तब भी राजनेता को ना स्वीकार नहीं होता है। इसलिए वो इनको कैसे बाहर किया जाए, ये दोबारा नहीं आने पाए, ऐसा प्रयास जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। ये सत्य बात है, आप सब जानते हो, कोई नई बात मैं नहीं कह रहा हूं आपके सामने। 2 बार लोकसभा के चुनाव में इनको हराने के लिए सामने उम्मीदवार खड़ा किया ताकि ये जीत नहीं पाए। जीत गए तो फिर ये, अब जब कभी ये मीटिंग होती है, बैठते हैं, अभी मैं सभा कर रहा हूँ या आप कहीं भी कोई किसी कार्यक्रम में बैठे हैं और मैं नेता हूं और मेरी बात कोई काटेगा और काटेगा तो फिर मुझे तो नीचे देखना पड़ेगा। तो यह स्थिति नहीं बने इसलिए आना ही नहीं चाहिए। यह प्रयास उन्होंने किया और उनके जाने के बाद, अंतिम श्वास लेने के बाद भी उनको सम्मान देने का काम कांग्रेस ने कभी भी नहीं किया। लेकिन धीरे धीरे जो परिवर्तन आया, ऐसा लगा कि समाज तो बाबा साहब के आदर्शों को स्वीकार कर रहा है, समाज में मान्यताएं बढ़ती जा रही है, तो फिर वोट का लालच पैदा हुआ उनके मन में। उनको लगा कि वोट प्राप्त करने हैं तो बाबा साहब नाम, बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब की प्रार्थना करनी पड़ेगी, तब जाकर के हमारे समाज में हमें वोट मिलेंगे। यह सोच करके और वो आज रट लगा रहे हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की। अरे भाई ऐसे ही इस नहीं होते तो उनको संसद में भेज देते, चुनाव जितवाते। क्यों हराने का काम किया, क्यों सामने उम्मीदवार खड़ा किया? लेकिन वो चाहते नहीं थे। फिर कभी भारत रत्न तो दे देते, सम्मानित तो कर देते, लेकिन कांग्रेस ने कभी भी नहीं किया। आज कांग्रेस ढिंडोरा पीट रही है ना, इससे हम सबको जागरूक करने की जरूरत है, समाज को जागृत करने की जरूरत है। ये सब काम जो कुछ भी किए, चाहे उनकी प्रतिमा लगाने से लेकर, संसद भवन में फोटो लगाने से लेकर, उनके जन्म स्थान पर जहां वो शिक्षा प्राप्त की, जहां उनको ज्ञान प्राप्त हुआ और जहां उन्होंने अंतिम श्वास भी लिया, ऐसे सभी स्थानों का सम्मान करने का काम किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी। पंचतीर्थ के रूप में उनको और सम्मान दिया। भारत रत्न की उपाधि भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी। और यही नहीं, उनके आदर्शों पर चलने का काम भी हम लोग कर रहे हैं। ये ठीक कह रहे थे अभी राजौरिया जी। मैंने अभी वहां मीडिया ने मुझसे कुछ सवाल किए तो मैंने एक बात उनसे कही। मैंने कहा एक बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक और शिक्षण ओटीसी होता है ना अपने यहाँ, ओटीसी प्रशिक्षण कैंप था। तो उसमें गांधी जी भी वहां आए हुए थे वर्धा में। उनको लगा कि आरएसएस वाले कह रहे हैं कि हम अस्पृश्यता बर्दाश्त नहीं करेंगे, छुआछूत नहीं करते, भेदभाव नहीं करते। तो अचानक ही आ गए, बिना कोई पूर्व सूचना के वहां पहुंच गए वर्धा में। और सब भोजन कर रहे थे उस समय। जब वो पहुंचे सब साथ साथ बैठ करके भोजन कर रहे। जब साथ साथ बैठ करके भोजन कर रहे थे तो एकाएक गांधी जी खड़े हुए। जो मन में भाव था वो पूछना चाहते थे
उन्होंने पूछा भाई इसमें कितने हरिजन बंधु है, वाल्मीकि बंधु है, वो कृपया खड़े हो जाए। कोई उधर से खड़ा हुआ, कोई उधर से खड़ा हुआ, कोई उधर से खड़ा हुआ, उधर से खड़ा हुआ, 20 खड़े हो। गांधी जी ने कहा अच्छा आप सब साथ बैठ बैठ के भोजन करते हो? जब आश्चर्य होने लग गया उनको कि ये सब साथ बैठते हैं, इनमें तो भेदभाव है ही नहीं। फिर हमारे परम पूज्य गुरु जी ने एक बात बताई उनको कि हमारे तो एक चंदन कार्यक्रम होता है, हमारे यहाँ जो चंदन कार्यक्रम होता है, और उस कार्यक्रम में हम सबको, हमारे सारे लोगों को अपने घर से खाना लेके आना पड़ता है, अपने घर का बना हुआ खाना लेके आना पड़ता है, और सब खाना ला करके और इकट्ठा करते हैं। उनके घर की दाल दाल में डाल दी, इनके घर की दाल दाल में डाल दी, इनकी सब्जी सब्जी में डाल दी, इनकी रोटी रोटियों में इकट्ठी कर दी, और सारी रोटियां इकट्ठी हो जाती है, सारी सब्जियां भी इकट्ठी हो जाती है, थोड़ा बहुत होता है मिक्स वेज बन जाता है, और सारी दाल दाल में मिला देती है, कड़ी कड़ी में मिल जाती है, और उसके बाद सबको बिठा करके सबको भोजन पुरोसा जाता है। तो कहाँ है अस्पृश्यता? ये तो हम सबने किया होगा, मैं ऐसे तो कोई नई बात नहीं कह रहा हूं, अपन सब चंदन करते हैं। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि अच्छा ये ऐसे लोग हैं क्या, बहुत आश्चर्य हुआ। ये वास्तव में समाज को एक रूप रखना, समाज को एक भाव देना, समाज को सम्मानित करना, एकता संगठित समाज बने, इस दिशा में यदि कोई काम करता है तो ये हमारा संगठन करता है, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? कहाँ है अस्पृश्यता? सभी समान रूप से रहते हैं। कई दृष्टांत दिए जा सकते हैं इसमें।